जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हम भरतखंड की बात करते हैं, हम आर्यावर्त की बात करते हैं, हम भारतवर्ष की बात करते हैं, लेकिन हम जम्बूद्वीप की बात यूं ही नहीं करते हैं। जम्बूद्वीप का मतलब केवल ये नहीं है कि जामुन के आकार का द्वीप है या फिर ऐसा कुछ है। इस द्वीप द्वीप का अपना एक बड़ा महत्व है और बहुत ऐतिहासिक महत्व है। हम यूं ही नहीं जम्बूद्वीप कहते भी हैं। और आज के इस कार्यक्रम में विशेषतः आपको उस जम्बूद्वीप को साकार होता हुआ देखेंगे। कैसे साकार होता हुआ देखेंगे? ये साकार केवल आज से नहीं हो रहा है। जब हम महाभारत की बात करते हैं, जो पांडवों की राजसूय यज्ञ के लिए जो दिग्विजय यात्रा हुई थी, जो राजसूय यज्ञ का अनिवार्य अंग था, बहुत डिटेल्स के साथ में महाभारत में वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में, भगवान श्री गणेश जी द्वारा लिखित महाभारत में बहुत डिटेल स्टडी में दिया गया है कि किस तरीके से चारों भाई अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। उत्तर कुरु में जाते हैं, उत्तर पूर्व में जाते हैं, और कहां जाते हैं? साइबेरिया तक जाते हैं। चीन के सैनिकों का वर्णन आएगा, चीन जैसे हम आज के चीन के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने वो चीन कहा। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्व का है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और बहुत समय बाद में एक बार फिर से प्रोफेसर कुसुमलता केडिया दीदी हमारे चैनल पर फिर से आ रही हैं। कई महीने हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आज के कार्यक्रम में उनके साथ में एक बार फिर से जुड़ के। और कई दर्शकों की जो बार बार लिख रहे थे कि केडिया दीदी को लेकर के आइए, केडिया दीदी को लेकर के आइए, तो आपकी वो मांग भी अब पूरी होने जा रही है। और लगातार इसके अलावा भी, महाभारत के अलावा भी जो श्रृंखला हमारी चल रही है अलग अलग विषयों पर, वो एक बार फिर से जम्बू टॉक्स पे हमारे दर्शकों के साथ में संवाद करेंगी। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बगल वाली घंटी दबा दें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस मिल सकें। ये जरूरी हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ये आपका परम दायित्व है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जम्बू टॉक्स के लिए हमने एक सहस्त्रबाहु आह्वान किया है। आप इस आह्वान के लिए हमारी शक्ति बने, जिससे हम देश विदेश में प्रेजेंटेशंस दे सकें, अपने इस काम को बढ़ा सकें, अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें। इसलिए धर्मांश के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। यही सहस्त्रबाहु आह्वान हमारा आपके लिए है। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई परम सम्मानीय, परम विदुषी दीदी कुसुमलता केडिया जी। दीदी स्वागत आपका, प्रणाम, कैसी हैं आप? नमस्कार उन सबको प्रणाम जिनको मैं नहीं देख पा रही हूँ और बहुत दिनों बाद भेंट हुई है। आप सबको नमस्कार। बिल्कुल दीदी, आपकी आपकी बहुत आवश्यकता थी चैनल को भी, दर्शकों को भी, और सबको लग रहा था कि दीदी स्वस्थ हैं या नहीं है। कई महीने हो गए हैं और कई कारण थे। अप्रैल के बाद में मई में आप बाहर चले गए, फिर उसके बाद में गर्मी के मौसम में जो एक समस्या रहती है शरीर को, वो भी चीजें हुई। और एक बार फिर से इस अश्विन मास में हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और महाभारत की इस श्रृंखला का एक बार फिर से निरूपण हो रहा है। और ये जो प्रथम अध्याय एक तरीके से इतने महीनों बाद में जो शुरू हो रहा है, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। दीदी, इसकी महत्ता के बारे में बताएं, और उसके बाद में धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी दीदी। जी नमस्कार। पहले हम लोग वंदना कर लें जो महाभारत में निर्देशित है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। आज जब मैं अपना वक्तव्य करने के लिए महाभारत का पुनः पारायण कर रही थी कि आज क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, तब मुझे ध्यान आया कि इन अंग्रेज दुष्टों ने यूं ही नहीं कहा कि महाभारत का पाठ नहीं होना चाहिए। महाभारत के पाठ के होते ही भारतीयों में पुनः पुनः राजसूय की इच्छा पैदा होगी। भारतीयों में, हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में पुनः पुनः अपने पूर्वजों के प्रताप के को दोहराने की इच्छा होगी। हमको ध्यान आएगा कि महाराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ संपन्न कर रहे हैं और उसके लिए उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में विजय कर रहे हैं, तो हम पुनः पुनः अंगड़ाई लेंगे, वैसे एक छत्र सम्राट की स्थापना कीजिए। और क्या ही संयोग है, महाभारत शुरू हुआ है पिछले साल और ये पिछले 2, 3, 4 साल में
सारी वो परिस्थितियां बनने लग गई हैं जिसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। ये जियो पॉलिटिकल कन्फिगरेशन जो 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में, विक्रम की 21वीं सदी में, ईसा की 21वीं सदी में, ये जो जियो पॉलिटिकल कन्फिगरेशन शुरू हुए हैं उसमें हमारे पास हमारा नायक भी उपस्थित है। हमारा वह नायक उपस्थित है, राष्ट्र नायक उपस्थित है, जिसके लिए भारतीय सेनाएं, भारतीय सूरवीर पुनः दिग्विजय करेंगे। ये दिग्विजय सेनाएं भी करेंगी, ये दिग्विजय कूटनीति के टेबल पर भी होगा। दिग्विजय करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, तो इसमें हम आज उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा सा जो अंश छूट गया है जरासंध वध का, जब देवर्षि नारद आकर कहते हैं सम्राट युधिष्ठिर से कि आपके पिता ने स्वर्गलोक में मुझसे कामना की है, आपको संदेश भेजा है कि आप राजसूय यज्ञ करें, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास दूत जाते हैं, वो आते हैं और कहते हैं मगध सम्राट जरासंध के अन्यायी अत्याचारी राज्य को खत्म किए बिना और स्वयं जरासंध के वध किए बिना आपका राजसूय निर्विघ्न नहीं संपन्न होगा। तो हम लोग वो सब पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं महाभारत के साथ साथ, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जाते हैं, मल्ल युद्ध शुरू होता है। बात का नन्हा सा अंश है, शायद मैंने पिछली बार कह दिया, बताया था शायद, कि जरासंध ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। पुत्र का राज्य, अभी तो केवल एक मल्ल युद्ध होना है, पुत्र का राज्याभिषेक क्यों हो गया, क्यों कर दिया? आगत मृत्यु को देख लिया कि स्वयं भगवान पधारे हैं अर्जुन और भीम को लेकर, वायु पुत्र और इंद्र पुत्र को लेकर, तो मृत्यु तो सन्निकट है। अतः अपने पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक हो गया है, युद्ध चल रहा है, युद्ध तुमुल हो रहा है, अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन हुआ है, जिसमें वर्णन है पृष्ठ 839 पर। और ये 33वां अध्याय है। 33वें अध्याय के चौथे श्लोक में आकर, चौथे श्लोक में एक वर्णन है, उत्तम उत्तम औषधियां जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली हैं और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली हैं, ऐसी औषधियों को लेकर और अन्य मांगलिक वस्तुओं को लेकर पुरोहित जरासंध के पास आए। देखिए भगवान व्यास जब वर्णन कर रहे हैं तो क्या डिटेलिंग है, औषधियों तक का वर्णन है, और ऐसी औषधियां जो मूर्छा को दूर करती हैं, जो ऐसे भयंकर युद्ध में उत्पन्न होने वाले शारीरिक पीड़ा को दूर करती हैं। इन सब के सेवन के बाद युद्ध होता है, युद्ध बहुत भयंकर होता है, मल्ल युद्ध है, और उसमें मल्ल युद्ध के दुनिया भर के दांव पेचों का वर्णन है। और वर्णन होने के बाद ये आता है कि लगातार लगातार युद्ध चलता रहा। कार्तिक मास के पहले दिन, ये पृष्ठ संख्या 841 पर है, श्लोक संख्या 29 पर है। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा, और यह युद्ध अविराम त्रयोदशी तक होता रहा, 13 दिन। चतुर्दशी की रात में डिटेलिंग पर ध्यान दीजिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्कों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने इतिहासकार बनकर कहा माइथोलॉजी है। अभी मुझे बताया सतोलॉजी जो चलाते हैं अमेरिका में आदित्य सत्संगी जी ने, कि मिथ शब्द से मिथ्या बना है, और सीधे सीधे मिथ्या कहने के लिए मिथोलॉजी, ये जो मिथ शब्द है ये सत्य और मिथ्या
मिथ शब्द से आया है। तो अरे नालायकों, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनको मानने वाले भारतीय अनुयायी तो देखें कि कैसी डिटेलिंग है। कार्तिक मास के पहले दिन युद्ध शुरू हुआ। कार्तिक मास आने वाला है, 13 दिन तक लगातार हुआ। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थक कर युद्ध से निवृत्त होने लग गया। 14वें दिन रात को तब भगवान कहते हैं, भीमसेन को इशारा करते हैं कि अब ये थक रहा है, अब इसका मृत्यु सन्निकट है, इसका वध हो जाना चाहिए। और तब हम लोगों ने सुना है भगवान ने लेके 2 टुकड़ा किया और भीमसेन को इशारा किया कि ये 2 हिस्से में कथा आई है कि पहले जोड़ के बना है, तो 2 हिस्से में जब अलग इसको तोड़ देंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। भीमसेन उसको 2 हिस्से में तोड़ते हैं, फेंकते हैं, लेकिन वो 2 हिस्से फिर चिपक जाते हैं। फिर भगवान इशारा करते हैं, 2 हिस्से में तोड़ा और 2 अलग दिशाओं में फेंक दिया। जब 2 अलग दिशाओं में फेंक दिया तो जरासंध का मृत्यु होने लगा, मृत्यु हो गया और राजसूय की के मार्ग में जो विघ्न था, जो अवरोध था, वो दूर हो गया। अब फिर कभी तो मूल महाभारत का पाठ करेंगे तो जो आनंद आएगा। अब इसमें वर्णन हो रहा है कि ये सब हो गया। फिर शत्रु पर भगवान विजय पा चुके थे, दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए और कैद से छूटे हुए राजाओं के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकले। आज भी बिहार में जाएंगे तो पहाड़ियों के ऊपर राजगृह जो नगर है वही गिरिव्रज नगर है। अब यहाँ पर एक रथ है जो बड़ा ही विशेष रथ है। आगे वर्णन आएगा पृष्ठ 845 पर कि ये रथ इंद्र ने राजा वसु को दिया था। लिखा है इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था, फिर क्रमशः वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से यह रथ जरासंध को। क्या डिटेलिंग है। तो कह रहे हैं ये रथ का विशेष एक नाम है। अभी पृष्ठ संख्या 844 844 श्लोक संख्या 15 पर वर्णन आता है कि उस रथ का नाम सोदर्यवान है। हमारे यहाँ रथों के नाम है और चीन में नगरों के नाम नहीं है, राजधानियों के नाम नहीं है। एक है बड़ा राजधानी, एक है पूरब का राजधानी, एक है पश्चिम का राजधानी, कोई दक्षिण का राजधानी, ये नाम है। राजधानी के लिए एक शब्द है, दिशाओं के लिए एक शब्द है। नगरों के नाम है, पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से उत्तर है, पूरब से पश्चिम नहीं, झील के उत्तर में है, नदी के पूरब में है। नगरों के राजधानियों के नाम नहीं है और हमारे यहाँ रथों के नाम है। और इस रथ की विशेषता क्या है? इसमें 2 महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे और इस समय इस रथ के भगवान श्री कृष्ण सारथी थे। कैसा विशेष रथ होगा कि भगवान के सारथत्व का उसको यश और पुण्य प्राप्त होता है। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी, वह दर्शनीय था और समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था, उसको जीतना कठिन था। तो अब इस पर 2 महारथी योद्धा बैठते हैं। कौन? रथी है, अधिरथी है, महारथी है। कौन सा योद्धा, उसका ग्रेड है, उसके सामर्थ्य के अनुसार, युद्ध में कैसा सामर्थ्य वो प्रकट करते हैं उसके अनुसार। तो भीम और अर्जुन, वायुपुत्र भीम और इंद्रपुत्र अर्जुन योद्धा उस रथ पर बैठे हैं और उन रथियों के पर के बैठने से उस श्रेष्ठ रथ की ऐसी शोभा हो रही है। कैसे विशिष्ट रथ होंगे, रथ की ऐसी शोभा हो रही है मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारकामय संग्राम में विचर रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि ये वही रथ है
श्लोक संख्या 19, पृष्ठ संख्या 844। यह वही रथ था जिस पर बैठकर, ये मैंने जोड़ा, इंद्र ने 99 दानवों का वध किया है। इस रथ की एक इतिहास भी है, इतिहास लिखा हुआ भी है, जो व्यास जी कोडिफाई कर रहे हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं, और हमारे यहाँ मूर्खों ने चला दिया, अनपढ़ों ने चला दिया कि जी हम लोग तो वाचिक परंपरा के लोग। नहीं, हम दुनिया के सबसे अधिक लिखाड़ परंपरा के लोग हैं, दुनिया में सबसे अधिक लिखते हैं। ये तक लिखते हैं कि सम्राट जरासंध की मृत्यु हुई तो उसके यहाँ सोदर्यवान नाम का रथ है, उस रथ की विशेषता क्या है, फिर वो रथ का इतिहास क्या है, उस रथ पर कौन कौन बैठा, कहां से कहां गया, कैसे गया, सच डिटेलिंग। और ये सब डिटेलिंग अन्य कम से कम 10 या 15 ग्रंथों में इसके संदर्भ मिलेंगे। तो होता है जब जिसको क्या कहते हैं ना, ग्रहण लगता है। भारतीय मनीषा को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्कों का, सैनिकों का, अनपढ़ों का जब ग्रहण लगा तो हिंदू समाज, सनातनी समाज कहने लग गया हम लोग तो वाचिक परंपरा वाले लोग। ना जी, हम दुनिया के सबसे बड़ी लिखने की परंपरा वाले समाज हैं, जहां रथों तक का डिटेल दिया। मैंने पहले बताया है, नागों का वर्णन है, वनों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, नदियों के नाम है। और साहब इस वक्त जो हमको दिग्विजय करना है, राजसूय यज्ञ हमको 21वीं शताब्दी में संपन्न करना है, इसमें जो हमारा जरासंध है, शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी वाला चीन, और चीन के कब्जे में अनेक, उसके कब्जे में राजा है, इस शी जिनपिंग के कब्जे में अनेकानेक देश हैं। कौन है? मंचूरिया है, मंगोलिया है, तिब्बत है, सिक्योंग है, हेन्नान है, स्वयं चीन इसके कब्जे में है। अभी जरासंध जैसा धर्मात्मा तो है नहीं, राजा भी नहीं है, सम्राट भी नहीं है, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है। किसको ज्ञान हो कि अब नरेंद्र पधार गए हैं, सो तो सहदेव का हम राज तिलक करते। ये तो किसी जरासंध जैसे सनातनी सम्राट को, चाहे उसने जैसा भी अधर्म किया हो, उसी को ये ज्ञान होता है, किसी कम्युनिस्ट को ये ज्ञान नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि यह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 दानवों का वध किया था। फिर कह रहे हैं, हाँ, ये रथ पर बैठे हुए इन लोगों को मगध के निवासी देख रहे हैं। यह रथ वायु के समान वेगशाली था, दिव्य घोड़े जुड़े हुए थे। उस रथ पर देव निर्मित ध्वज फहरा रहा था, जो उस रथ से अछूता था। सोचिए, रथ वायु वेग से चल रहा है, रथ का ध्वज है नॉट कनेक्टेड। व्हाट काइंड ऑफ साइंस! रथ के साथ उसका लगाव नहीं था, वह बिना आधार के ही ऊपर लहराया करता था। इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान था, बहुरंगी था, शोभाशाली था। वह ध्वज 1 योजन दूर से ही दिखने लगता है। अभी तो पता नहीं कई योजन से हम लोगों को आकाश में एक लाइन सी दिखती है, तो हम लोग सोचते हैं कोई वायुयान गया, कि कोई स्पेसशिप गया, कि कुछ गया ऊपर से। लेकिन यहाँ तो उसका जो ध्वज है वो 1 योजन से दिख रहा है। प्राणियों के लिए, पृष्ठ संख्या 845, प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना तक कठिन हो गया। वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं, अस्त्र शस्त्रों द्वारा कटता नहीं, कोई भी मिसाइल के मार के बाहर का है, मनुष्यों को दृष्टिगोचर मात्र होता है। इस रथ को, वही पुरानी बात जो मैंने पहले पढ़ दी, इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया, वसु से महाराज बृहद्रथ ने, और महाराज बृहद्रथ से जरासंध को वो मिला। तो
फिर भगवान कृष्ण वो जो जेल में बंद, कैद में हैं बंद राजा, 99 राजा हैं, उनको मुक्त करते हैं और उन सबको बताते हैं कि पृष्ठ संख्या 846, ये राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्म में रहते हुए ही उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। सम्राट का पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। और ये पद क्यों? जिससे धर्म चक्र निरंतर मतलब जिसका कोई अवरोध नहीं है, ऐसे वो प्रवाहित रहे, चलता रहे धर्म चक्र। और जब धर्म चक्र रहेगा तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस नहीं होंगे, ये फ्लैश बाढ़ नहीं आएगी, कहीं सूखा नहीं आएगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, ये सृष्टि चक्र अबाधित चलता रहेगा। इसके लिए सम्राट का पद चाहिए, जनता को मार काट के बधिया करके नहीं। ये संदर्भ मेरा क्यों दे रही हूं? शी जिनपिंग ने चीन में मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत, सिक्योंग, हैनान में जो इतना भयंकर उत्पीड़न किया है, उसके लिए सम्राट का पद नहीं चाहिए, किसी लोभ के लिए नहीं चाहिए, किसी क्षुद्र प्रकार की महत्वाकांक्षा के लिए नहीं चाहिए। धर्म चक्र निरंतर प्रवाहित रहे, इसके लिए सम्राट पद पाने की इच्छा भी हुई है। और उनके पिता का आदेश स्वयं महर्षि देवर्षि नारद लेके आ रहे हैं। तब उन भोपालों ने भगवान को अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए और भगवान ने केवल उन लोगों का मन रखने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए उस भेंट को स्वीकार किया। और तब जरासंध का पुत्र महामना सहदेव, देखिए अभी अभी जरासंध का वध हुआ है और उसके पुत्र के लिए क्या संबोधन है। पृष्ठ संख्या 846, श्लोक संख्या 40, और ये चल रहा है 24वां अध्याय चल रहा है। तदंतर जरासंध का पुत्र महामना सहदेव पुरोहितों को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। रत्नों का, उसके साथ रत्नों का बहुत बड़ा भंडार आ रहा है और सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर भगवान वासुदेव की शरण में आया है। फिर लंबा वर्णन है, वो सब मैं छोड़ रही हूं। भगवान ने सहदेव को अभय दिया, अपना अभिन्न सुहृद बना लिया और ये करने के बाद सब रत्न वगैरह लेकर पहुंचते हैं वहां पर। हस्तिनापुर तो नहीं पहुंचते हैं, महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं, इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। और अब हो रहा है कि ये अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये चारों भाई अब दिग्विजय के लिए चलेंगे। ये पृष्ठ संख्या 848, ये 25वां अध्याय है, दिग्विजय पर्व। अब अर्जुन कहते हैं, किसको कहते हैं? महाराज युधिष्ठिर को, हे महाराज, मुझे श्रेष्ठ धनुष वो मिल चुका है गांडीव इनको, 2 विशाल अक्षय तुरीण मिल चुके हैं, दिव्य रथ मिल चुका है, ध्वज मिल चुका है, अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो अर्जुन कहते हैं, मुझे ये दुर्लभ और मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं, तो हे राजन, अब मैं अपने कोष को बढ़ाना ही आवश्यक काम समझता हूं और मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूलूं। जब समस्त राजाओं से कर वसूला जाएगा, रौंदा नहीं जाएगा, उनकी जनता को मारा कूटा नहीं जाएगा, स्त्रियों से बलात्कार नहीं किया जाएगा, नगरों को रौंदा नहीं जाएगा, बम्बार्डमेंट नहीं किया जाएगा, केवल एक टोकन टैक्स
ट्रिब्यूट, केवल एक टोकन टैक्स लेंगे, जस्ट रिकॉग्निशन, आप सम्राट है। अब सम्राट का कभी कहीं आया आगे पूरा वर्णन, तो उस पर हम लोग आगे बात करें। तो तब व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, मैं तुम्हें बारंबार साधुवाद देता हूं। सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है, सौभाग्य से। और ये सौभाग्य कब आता है? पिछले जन्मों में किए गए पुण्य से, उस व्यक्ति का भी पुण्य और राष्ट्र का भी पुण्य। राष्ट्र का पुण्य मतलब उसमें रहने वाले पूर्ववासी नागरिकों का भी जब पुण्य उदित होता है। और पुण्य कब उदित होता है? जब सब धर्माचरण में अपने कर्तव्यों में संलग्न होते हैं, तब ऐसा संकल्प होता है कि सम्राट पद पर हमारे राजा विभूषित हो। तो हम भारतीयों में जब पुण्य पूर्ण होगा, तब ये संकल्प होगा कि हमारे नरेंद्र, भगवान ने नाम, माता ने नाम नरेंद्र रख दिया, हमारे नरेंद्र सम्राट पद पर, समस्त जम्बूद्वीप के एक छत्र सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हो। और ये होने जा रहा है बहुत जल्दी। जो 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स जिस तेजी से करवटें ले रही है, इस पर अलग से। अब इसमें फिर बात आती है इस 25वें अध्याय में, पृष्ठ संख्या 849, श्लोक संख्या नहीं दिया है। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल, नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक का संकल्प, एक का बल, एक का सामर्थ्य नहीं, सेनाओं का बल, नीतिज्ञों का बल, मंत्रियों का बल, बुद्धि, नीति, जनता की धर्मपरायणता, नागरिकों पूर्ववासियों का इस विषय में उत्कट कामना, इन सब से ऐसे श्रेष्ठ संकल्प संपन्न होते हैं। तब अब व्यास जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की ओर यात्रा करो। 4 दिशाओं में जाएंगे चारों भाई, तो अर्जुन जाएंगे उत्तर दिशा में, क्योंकि देवताओं को जीत कर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। फिर आगे कहते हैं, व्यास जी का आदेश है कि हे भीमसेन, आप पूर्व दिशा की यात्रा करें। अब ये पूर्व दिशा में ही चीन और जापान है, आएगा वर्णन। महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की यात्रा करें, श्रीलंका तक जाएंगे, घटोत्कच जाएंगे। और आप लोग को पता ही है कि अपने यहाँ जो द्वारिका के पास ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, वहां पर एक खंभा गड़ा हुआ है कि इस स्थान से दक्षिण ध्रुव तक यदि एक सीधी रेखा खींची जाए तो एक भी द्वीप नहीं होगा। जो लिख के उस पर लिखा हुआ है पत्थर के स्तंभ पर। और आज तो लोग जा रहे हैं, कोई द्वीप नहीं है। आज तो लोग जा नहीं रहे हैं, लोग निरंतर पहले भी जा रहे थे, तभी तो लिखा। और सवाल ये है कि दक्षिण ध्रुव से सीधी लाइन अगर खींची जाए तो ये इस स्थान पर आएगी सोमनाथ के पास, और वहां पर वो स्तंभ लगाया गया है, पत्थर का स्तंभ है, उस पर ये लेख है। हम निरंतर महासमुद्र में वैसे ही विचरण करते थे जैसे हम धरती पर विचरण करते थे, और जैसे कि हम आकाश में विचरण करते। हम वायु मार्गी थे, हम थल मार्गी थे, हम जल मार्गी थे। और शायद मैंने कभी अपने भाषणों में बताया होगा
कि वो जो दक्षिणी ध्रुव के जो पीरी राइस मैप और कई मैप मिले, जिनमें वो मैप मिले जो कि अभी दक्षिणी ध्रुव पर कई किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ऊंचा बर्फ जमा हुआ है। उस बर्फ के नीचे दक्षिणी ध्रुव कैसा है, ऐसा नक्शा मिला हुआ है। और ये वस्तुतः वैसा ही है। ये 1965 में कभी यूरोप के किन्हीं 2 देशों ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद इंग्लैंड और स्वीडन है, याद नहीं आ रहा है मुझे, इन्होंने कोई सिस्मोग्राफी या पता नहीं कौन सा एडवांस टेक्नोलॉजी से सर्वे किया, तो उस सर्वे में उनको वैसी धरती मिली। फिर कई प्रकार के नक्शे मिले हैं। तो इन नक्शों को देख के, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवी का कुछ, कौन सा एक कोई महत्वपूर्ण कोई ऑफिसर है, वो उस पर एक पत्र लिखता है। फिर वो पत्र आइंस्टाइन के पास जाता है। लंबा चौड़ा कहानी है, फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड नामक पुस्तक में। और वो कहते हैं कि ऐसे नक्शे तो तभी बने होंगे जब इन क्षेत्रों में लोग लगातार जा रहे थे। और फिर कहता है, इन क्षेत्रों में लोग तभी जा रहे होंगे जब ये क्षेत्र बर्फ से ढका न होगा। व्यापार के लिए या किसी प्रकार के मानवीय अंतर संबंधों के लिए ही तो लोग उस क्षेत्र में जाएंगे। तो यानी लाखों साल पूर्व ऐसे नक्शे बन रहे थे। तो ये कौन बना रहे थे? इस तरह के यूरोपियन है, एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा इनकी सो कॉल्ड स्कॉलरशिप है। तो यहाँ आकर नहीं कहते हैं, लेकिन कौन जा रहे थे ये हमें पता चलता है जब हम अपने विराट लिखित, वाचिक नहीं, विराट लिखित साहित्य का अध्ययन करें। ये कहीं नहीं कहा गया है महाभारत में कि व्यास जी ने कहा व्यास जी ने लिखने का संकल्प किया, तब गणेश जी आए। इतना बड़ा कौन लिखेगा? तो गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा, तो ये शर्त है। तो व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। कितना विशाल लिखने की चर्चा है, ग्रंथ पोथियों की चर्चा है। ग्रंथ और पोथी माने ही वाचिक परंपरा नहीं, कंठ की, जिह्वा की, मुख की परंपरा नहीं, लेखनी और मसी की परंपरा। केवल हमारे यहाँ ये संस्कृत भाषा में लेखनी, मसी, स्याही, तवात, कलम, कागज, पुस्तक और इससे मिलते जुलते शब्दों के लिए कितने कितने शब्द हैं। अगर यही ढूंढ लिया जाए तो पता चलेगा कि लेखन कैसा था। और इसके साथ फिर जब भी पोथी बन गई तो पोथी को बांधे, तो पोथी को रखेंगे कहाँ, तो उसके रखने की प्रक्रिया क्या होगी, तो पोथी 200-400-500 साल रहे तो उसको प्रेजर्व करने की क्या होगी, सब लिख के धरा। और इसके बाद जो कहे जी वाचिक परंपरा है, उनकी बुद्धि को प्रणाम। वो भगवती लक्ष्मी के वाहन उलुक राज के भक्त हैं, अनुयायी हैं, शिष्य हैं, या उनकी पूजा उपासना में लिप्त हैं, या माता शीतला का वाहन है गर्धवराज या केवल गर्धव, उससे विशेष मैत्री रखते हैं। ये मेरे पिताजी का कुछ वर्णन शैली था जो मुझे आज अचानक याद आ गया। तो अर्जुन जाएंगे उत्तर में, भीमसेन पूर्व में, महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर, नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आकर। एक बार मेरी अरुण कुमार उपाध्याय जी से चर्चा हो रही थी गोवा में। ये उड़ीसा में पुलिस का जो सर्वोच्च पद है, डीजीपी, उस पद पर रहे हैं, फेसबुक पर बहुत लिखते हैं। तो वो बता रहे थे कि किस प्रकार केवल भाषा का, शब्दों का अध्ययन किया जाए। फिर दोबारा उनके साथ मेरा बैठना नहीं हुआ। तब उनसे मैंने सुना था, उन्हीं के मुख से, कि पश्चिम दिशा वरुण पालित है, तो पूर्व दिशा किसके द्वारा, तो उत्तर दिशा कैसे द्वारा,
तो केवल शब्दों के अध्ययन से, यानी संस्कृत भाषा का हिंदी अनुवाद जो मैं बांच रही हूँ, इससे मोटी मोटी एक अंदाज, एक छाया सा मिलेगा। उस भाषा की गहराई में जाना पड़ेगा, तब जो ये विराट ज्ञान संपदा है ये हमें प्राप्त होगी। और क्या मजे की बात है कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत के अध्ययन के लिए कुछ भी नहीं है। काहे का अध्ययन करेंगे? पाली का करेंगे, फारसी का। हमारे नरेंद्र जी, कुछ तो विचार करो। संस्कृत के बिना हम राजसूय यज्ञ कर पाएंगे? जगत गुरु बनना तो उसके आगे की बात। जगत गुरु छोड़ो, अपने विषय का गुरु ना बन पाएंगे संस्कृत के ज्ञान के बिना। तो अब ये 26वां अध्याय शुरू होता है पृष्ठ संख्या 850 पर। अर्जुन के द्वारा अनेक देशों की उत्तर दिशा में अब बढ़ेंगे। कहां से उत्तर दिशा? इंद्रप्रस्थ से उत्तर दिशा, मोटा मोटी अपने लोग का दिल्ली मान लीजिए। दिल्ली से उत्तर की तरफ अर्जुन बढ़ेंगे। दिल्ली से पूरब, दिल्ली से पश्चिम, दिल्ली से दक्षिण, वही इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, वही क्षेत्र है पूरा। तो अब इसमें हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक बात हम कहते हैं। यद्यप कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, तो भी पहले मैं अर्जुन का दिग्विजय वृत्तांत सुनाऊंगा, ऐसा वैशंपायन जी कहते हैं। बीच में जन्मेजय जी आते हैं, फिर वैशंपायन आते हैं, कहीं व्यास आते हैं। यह अंतर गुम्फित कथा है, उतना मैं हर बार पकड़ नहीं पाती हूँ, तो यथावत पढ़ के सुना रहे। तो कह रहे हैं, पहले कुलिंद देश के भूमिपालों को अपने वश में किया। कुलिंद देश के बाद कालकूट और आनर्त देश के राजाओं को, यानी दिल्ली से उत्तर चलेंगे दिशा में, तो पहले कुलिंद है देश, फिर कालकूट है, फिर आनर्त है। और फिर कह रहे हैं कि अर्जुन ने सुमंडल को अपना साथी बना लिया। और सुमंडल कौन है? आनर्त देश के राजा सुमंडल हैं। इन आनर्त देश के राजा को जीतकर अपना साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाकल द्वीप तथा राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त की। फिर कह रहे हैं, शाकल द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों में जो राजा रहते थे, उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ। अब जब मैं शकों के विषय में पढ़ रही थी, जिनको कहते हैं सीथियंस, हर बहुत वर्णन आएगा। सीथियंस का वर्णन कब बहुत आएगा? 2000 साल पहले का जब कहानी आएगा। इस सिकंदर विकंदर का जब कहानी आएगा, ये सेंट्रल एशिया का, ये ईरान के आसपास का, ये ग्रीस का, रोम का, ये काकेसस पर्वत का, ये ब्लैक सी, ये जो अपना चल रहा है अभी यूक्रेन वाला लड़ाई, और अभी अपने प्रधानमंत्री जा रहे हैं ताशकंद, उज्बेकिस्तान, ये पूरा इलाका जो है ईरान का, उधर का, ये सब में कौन लोग हैं जो वर्णन आएगा बार बार? सीथियंस है, शक हैं। और इन शक से शाकल द्वीप है। अब मेरे को तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है कि भाई अब बीच में द्वीप कहाँ से आ गया, क्योंकि उत्तर जाए तो पूरा का पूरा एक बड़ा सा भूभाग है, भूमि है, चारों तरफ से घिरे हुए, जल से चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। और अपने भारतीय वांग्मय में बार बार शाकल द्वीप का वर्णन आता है। मुझे ध्यान आ रहा है 2015-16 में मैंने दिल्ली में यूरोप के ऊपर एक 2 दिन का भाषण किया था। 6-8 घंटे बोली थी, पता नहीं कैसे, एक दिन में 6 घंटे, अगले दिन 3 घंटे लगातार बोली थी। तो उसमें मुझे इस पूरे क्षेत्र का नक्शा चाहिए था, और वो जो नक्शा आया था उसमें बार बार शकद्वीप, सीथिया,
देखिए, शक से सीथियन, सीथियन से सीथिया, शक से साकल द्वीप, साकल द्वीपी ब्राह्मण। ये मुझे एक और आईपीएस महिला उन्होंने कहा कि दीदी आपको पता नहीं है, ये पूरा क्षेत्र साकल द्वीपी ब्राह्मणों का है। अब भाई मुझे तो नहीं पता था। तो ये कौन सा क्षेत्र है? भारत के उत्तर में, जो अभी अभी का जो भारत है, इसके उत्तर से थोड़ा सा पश्चिम। लेकिन अर्जुन जब जा रहे हैं तब तो पाकिस्तान भी भारत है ना भाई, 14 अगस्त तक, और अफगानिस्तान भी भारत है। तो इस भारत के ठीक उत्तर वाला क्षेत्र, वर्तमान भारत का उत्तर से थोड़ा पश्चिम, लेकिन तत्कालीन भारत का उत्तर वाले क्षेत्र में ये सीथियंस है, ये साकल द्वीप है। ये सब कौन विजय कर रहा है? अर्जुन विजय कर रहे हैं। अब बोलो जी, रोज गायन सुनती हूँ कि साहब हम लोग तो अपने देश के बाहर कभी गए नहीं दूसरे पर विजय करने। तो ये जो साकल द्वीप है ये हमारा ही है ना। वर्णन तो साफ साफ है कि अर्जुन साकल द्वीप पर गए हैं। केवल अर्जुन नहीं गए हैं, इनके पिताजी महाराज पांडु भी गए हैं। अनेक अनेक राजाओं का मेरे भूलने का हो गया, आप लोगों को पढ़ पढ़ के मैंने सुनाया है, जिन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया है, जो चक्रवर्ती राजा हैं, तो वो ये सब जगह पर विजय करते हैं। और विजय भाषण दे दे के नहीं करते हैं, टेबल पर बैठ के बतिया बतिया के नहीं करते हैं। सब लोग सेना ले लेके जाते हैं, युद्ध करते हैं, सैनिकों का वर्णन बड़े सारे वर्णन। तो भाई दो में से तो एक बात तो तय करोगे ना। we have numerous literary evidences cross checked by variety of references। कहीं औषधि शास्त्र, कहीं नृत्य शास्त्र, कहीं कपड़ों का वर्णन है, कहीं व्यापार का वर्णन है, अभी घोड़ों का वर्णन आएगा, यहाँ से घोड़ा आ रहा है, यहाँ से कपड़ा आ रहा है, यहाँ से ये वाली जड़ी बूटी आ रही, वैरायटीज ऑफ वर्णन में ये सब क्रॉस चेक है। तो भाई या तो ये सब हमारा है, टोकन का कर ही सही, राजसूय ही सही, और या ये विदेश है। आप लोग के लिए तो गजनी और घूर भी विदेश हो गया है। जो दो महमूद छोकरे आए थे, वो दोनों महमूद छोकरे विदेशी हैं। जो अफगानिस्तान में काबुल के नीचे है गजनी, काबुल महाराजा रणजीत सिंह का 1830 है, यानी 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह का राज्य है। काबुल उनकी एक राजधानी है 19वीं शताब्दी में। और ये कब वर्णन हो रहा है? ईसा से 300 साल पूर्व, या हम कहेंगे महाभारत युद्ध से 10-20-25 साल पूर्व, या इमीडिएट पूर्व, कुछ ऐसा 20 साल पूर्व, 13 साल का अज्ञातवास वगैरह। तो महाभारत युद्ध से 20, या महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से एक दो साल बाद, ये तब की कथा हो रही है भाई। तो ये अखबारी भाषा, ये फिल्मी भाषा से कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो आज के पावरफुल लोग हैं उनमें आप लोग कुछ मूर्ख विदूषक की भांति नजर आते हैं। आप किसको हम लक्षित कर रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, जो ये कहते हैं कि साहब वो गजनी और घूर विदेश है, और वहां से दो विदेशी आए थे। दो विदेशी कौन थे? दोनों का नाम महमूद है। और ये काबुल कहाँ, ये गजनी और घूर कहाँ है? तो जी काबुल के नीचे है, उसी काबुल के नीचे जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा रणजीत सिंह का राज। 19वीं शताब्दी में कब से? लो भैया, मैं तो केवल 5000 साल पुरानी कथा कह रही हूँ। और ये 5000 साल पुरानी कथा स्वयं को जो इतिहास कह रहा है लिख के, और लिखने वाले कैसे हैं? टॉम डिक हैरी नहीं है। भारत के मूर्धन्य ब्रह्मर्षि, तो देवर्षि, तो महर्षि, तो परम ज्ञानी, कितना कितना वर्णन है कि नारद जी कौन है, एक एक का वर्णन है, व्यास जी कौन है,
तो अपने जन्मेजय से जब पूछ रहे हैं तो वैशंपायन जी कौन है, सारे नाम और डिटेलिंग और वर्णन है। तो देश कौन है, विदेश कौन है, हम युद्ध करते थे कि नहीं करते थे, हम छाती पर गोली खाते थे कि गोली मारते थे कि दागते थे, हम बड़े बड़े रथ क्यों बनाते थे, वगैरह वगैरह। अभी तो मानसरोवर भी आएगा। तो ये जो यूक्रेन वाला जो मामला चल रहा है, यही के आसपास ये साकल द्वीप है। तो मेरा एक निवेदन है, मुझे अभी सत्संगी जी ने, सत्तोलॉजी वाले आदित्य सत्संगी जी ने बताया है कि उन्होंने गूगल अर्थ करके कोई ऐप है, उसके द्वारा ये अर्जुन की दिग्विजय यात्रा और भीम और नकुल सहदेव चारों की दिग्विजय यात्रा को, नदियों पहाड़ों का भी नाम आएगा, उसके द्वारा गूगल अर्थ या गूगल मैपिंग क्या बताया, उन्होंने पूरा लोकेट किया है, लोकेट करके पुस्तक लिखा है। पुस्तक उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया और वो पुस्तक वो मुझे भेज रहे हैं। जैसे ही आएगा मैं निधीश जी से निवेदन करूंगी कि मैं महाभारत बीच में रोककर उस पर चर्चा करूंगी। आ जाएगा 10-15 दिन, महीने भर। तो क्या इस 21वीं सदी के जियो पॉलिटिकल खेल में क्या तुरंत भारत सरकार को और मेरे जैसे भारत के चक्रवर्तित्व की कामना आकांक्षा करने वाले सुधी जनों को, जिनमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तुरंत ये काम नहीं शुरू कर देना चाहिए, या अगर ऐसे काम करके रखे गए हैं पिछले 100-200 साल में, मुझे कई बार कई पुस्तकों का संदर्भ दिखता है, पुराणिक ज्योग्राफी तो वैदिक ज्योग्राफी, तो ऐसा सब काम करके जियो पॉलिटिकल क्लेम, ये जो ताशकंद में सभा हो रही है 5-7 बैठेंगे, फिर कहीं और कोई सभा होगी कहीं 5-7 बैठेंगे, तो सिस्टमैटिक रूप से शुड वी नॉट ड्रॉप हिंट, दिस वाज आवर्स, दिस वाज आवर्स, दिस वाज आवर्स, दिस वाज आवर, हियर इज आवर दिस हिस्टोरिकल क्लेम, देयर इज आवर दैट हिस्टोरिकल क्लेम, and our historical claim is substantiated by this and this document, substantiated by this and this dance form, this and this medical practice, this and this jewelry design, this and this डांस फॉर्म, शायद मैंने कह दिया, ज्वेलरी डिजाइन, फिर पेंटिंग डिजाइन, भाषा एंड वैरायटी। मुझे तो थोड़ा सा आता है, जो इसके जानकार हैं उनको बहुत आता है। इन सब के द्वारा शुड वी नॉट क्लेम? यस वी शुड क्लेम, और जो जानकार लोग हैं उस काम में तुरंत लग जाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो कहेंगे ही भाई महाभारत ना पढ़ो जी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उस राजा रानी का जो वॉयसराय है, वो उसके चेले और चर्च कहेंगे ही भाई मत पढ़ो। ये कांग्रेसी भी कहेंगे ही भाई मत पढ़ो, क्योंकि नेहरू जी को तो कश्मीर भी नहीं चाहिए था, नेहरू जी को तो हैदराबाद भी नहीं चाहिए था, जूनागढ़ भी नहीं चाहिए था, नेपाल चाहिए ही नहीं था, तिब्बत पड़ा था तो लाखों लोगों का नरसंहार करके अपने देश से चावल और पेट्रोल भिजवा के चीनी सेना नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना को तिब्बत पर कब्जा करवाया। कश्मीर पर कब्जा करवाने के लिए 1962 का युद्ध था, और इस पर मैंने 3 भाषण दिए हैं भारतीय धरोहर की साइट पर। पार्लियामेंट, लोकसभा में जो डिबेट होती है उसके आधार पर। तो ये कहते हैं कि अर्जुन कहाँ गए हैं? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये जो आज का दिल्ली है, इसके उत्तर में पहले कुलिंद, फिर कालकूट, फिर आनर्त देश के राजा सुमंडल को लेकर साकल द्वीप तथा उसके राजा साकल द्वीप के राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त कर। खाली देश नहीं, देश में उस समय राजा कौन था उसका भी नाम। साकल द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों में जो राजा रहते थे,
उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ। तो 5000 साल पहले साकल द्वीप का लोकेशन तो मैंने अपने आंख से देखा है, गलत सही मुझे नहीं पता, गूगल मैप में देखा है। उसके बगल में 7 द्वीप कौन थे? उसके बाद उन सबको साथ लेकर प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। प्राग ज्योतिषपुर मेरे को लगता था ये असम कामरूप वाला है, लेकिन ये तो कह रहे हैं उत्तर दिशा में गए हैं, पूरब में तो गए नहीं हैं। रुके, तो प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त हैं, उनसे बहुत युद्ध हुआ। और इसमें जो कमाल की बात है, राजा के पास, प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त के पास किरात, चीन तथा समुद्र के टापुओं में रहने वाले बहुत से योद्धा थे। कमाल का इंफॉर्मेशन। तो भाई हमको तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमको तो महाराज युधिष्ठिर का वंशज स्वयं को मानने में गौरव होता। हमको महाराज पांडु, महाराज मानधाता, महाराज शिवी, महाराज ययाति, हमारे चक्रवर्तियों सम्राट के हम योग्य वंशज है नहीं तो हम बनना चाहते और बनने की आकांक्षा तो हम निश्चित रखते हैं। तो मुझे तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और मेरे से ज्यादा ज्ञान बुद्धि से पढ़ना पड़ेगा। मैं तो सामान्य बुद्धि से केवल पाठ करके सुना रही हूँ, इसके गहराई में जाने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है। फिर इस कहते हैं, फिर भगदत्त जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन, मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ, युद्ध में उनसे कम, तनिक भी कम नहीं हूँ बेटा, तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा, और तुम्हारे पिता का मित्र भी हूँ। तो कहो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तो अर्जुन कहते हैं पूरा कि भाई हम लोग राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि वो युद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो, तो आप प्रेम से, मेरे पिता के मित्र हैं, मुझसे भी प्रेम कर रहे हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आपको आज्ञा नहीं दे सकता कि थोड़ा सा भेंट दे। यानी महाराज भगदत्त तो वहीं रहेंगे, उनके सैनिक भी रहेंगे, सब वहीं रहेंगे, सम्राट घोषित होंगे युधिष्ठिर। ये आजकल के मूर्ख लोगों के समझ में नहीं आएगा उनके, जो कि राज्य क्या होता है। अभी आगे आएगा, नहीं तो बीच में रोक के मैं राज्य वाला पूरा विषय लूंगी। ये वाला आदि, ये प्रथम खंड को संपन्न करने के बाद अब आता है। इसके बाद भगदत्त को जीत कर कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। यानी पश्चिम दिशा वरुण पालित है, उत्तर दिशा कुबेर पालित है। तो वहां क्रमशः, पहले क्रमशः का मतलब पहले अंतरगिरी, फिर बहिगिरी और उपगिरी नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। ये केवल 5000 साल पुरानी कहानी है। तो मेरी बुद्धि से दिखता है ये सारा क्षेत्र हिमालय वाला है, नाम से भी लग रहा है अंतरगिरी, बहिगिरी, उपगिरी। अब मेरा बुद्धि बहुत छोटा है इन विषयों में। फिर अब ये हम लोग पेज 851 पर हैं, 27वां अध्याय है। हाँ, तो फिर समस्त पर्वतों और वहां पर निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन कर उनसे धन वसूल किया, धन लिया। फिर इस पर कह रहे हैं उलुकवासी राजा बृहत, यानी उधर कोई क्षेत्र है जो उलुक नाम से है। तो अगर आज भी देखा जाए तो उन क्षेत्र, ये जो संस्कृत में नाम दिए हैं, ये अपने अपभ्रंश में ये नाम आज भी चल रहे हैं। तो अगर खोजा जाएगा तो बड़े आराम से ये सबको लोकेट किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं राजा, जब वो उलुकवासी राजा बृहंत पर आक्रमण किए तो राजा बृहंत अपनी चतुरंगणी सेना के साथ नगर से बाहर निकले और अर्जुन के साथ युद्ध करने लग गए। फिर कह रहे हैं
पर्वतराज बृहंत युद्ध से थोड़ी देर में हट गए, लगा कि जीता नहीं जा सकता, अर्जुन को कौन जीतेगा। तो उन्होंने रत्नों की भेंट वगैरह देकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। तो अर्जुन ने पुनः बृहंत को उन्हीं को राज्य सौंपकर उलिक राज के साथ सेना बिंदु पर आक्रमण किया। मतलब पहले ये फिर ये फिर ये, अब उलूक राज के आगे जो देश है वो सेना बिंदु है। उसके बाद मोदापुर है, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उलूक देशों माने मेनी मेनी उलूक देश, और वहां के राजाओं को अपने अधीन किया। फिर कह रहे हैं पंचगण नामक देशों को। तो जैसे ही इनका हम मॉडर्न लोकेशन कर लेते हैं, आज के समय में प्रचलित नामों को जान लेते हैं, कल्पना कीजिए भारत का कितना बड़ा हिस्टोरिकल क्लेम इस पूरे क्षेत्र में होगा, जहां वो लल्लू पंजू शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी वाला पता नहीं हवा में से अपना हिस्टोरिकल क्लेम बताता है, और कोई बेल्ट रोड बना रहा है तो यहाँ से जाऊंगा तो वहां से जाऊंगा। तो धरती में तो हमारा क्लेम है, हमारा समुद्र के रास्ते में क्लेम, आए बाएं शाएं, और हमारी तरफ से कॉम्बैटिंग नहीं हुई, हमारी तरफ से जवाब नहीं गया। क्यों? महाभारत पाठ तो हम नहीं करेंगे। क्यों? वेस्ट इंडिया कंपनी वाले और वो मूर्ख अंग्रेज कह गए हैं, चर्च वाले कह गए हैं, क्या किसका पाठ करोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेसी कह गए हैं कि पाठ करने से क्या फायदा, मार काट होगा, हिंसा हो जाएगी, तो इसका पाठ हम नहीं करेंगे। इसलिए चीन का नहीं, बार बार मैं चीन कहूंगी, बार बार कहूंगी चीन नहीं, शी जिनपिंग वन मैन एट द मोमेंट कंट्रोलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एट द मोमेंट, सदा से नहीं, सदा के लिए नहीं। ये तो अभी अखबारों में टीवी में आप लोग सुन ही रहे हैं कि कौन सा उनका बैठक होने वाला, उसका तीसरा टर्म है, उसकी जो गद्दी है वो डावाडोल है वगैरह। फॉर द टाइम बीइंग ये शी जिनपिंग उस कम्युनिस्ट पार्टी का आए बाएं शाएं हवा में क्लेम कर रहा है। अरे हमारे बच्चे लोग, हमारे ज्ञानी लोग, हमारे विद्वान लोग और हमारे नरेंद्र स्वयं 10-5 स्कॉलर्स की एक टोली को प्रॉपर फंडिंग करके लगा दे, या जो अनेकानेक देशभक्त देशवासी हैं जो इस काम को कर सकते हैं वो इस काम में लग जाए। मैंने एक बार ये काम शुरू करवाया था मध्य प्रदेश भोपाल में धर्मपाल शोध पीठ के डायरेक्टर के रूप में, लेकिन सब फियास्को हो गया। आई कुडंट लोकेट द राइट पीपल, लेकिन ये काम तुरंत करने की जरूरत। फिर कह रहे हैं कि पंचगढ़ नाम के देश को जीता, फिर वहां से सेना बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर, ये सब काल्पनिक मिथ्या नाम नहीं है, ये वास्तविक ऐतिहासिक नाम है, थोड़ा सा ढूंढने पर सब निकल आएंगे। फिर वो कह रहे हैं पौरव राज विश्वगश्व पर आक्रमण किया, फिर पर्वती सभी महारथियों को परास्त किया, फिर पर्वत निवासी लुटेरों के 7 दल जो उत्सव संकेत कहलाते थे उन पर किया, फिर त्रिगर्त, बीच में कुछ छोड़ रही हूं मैं, त्रिगर्त, दार व कोकनद आदि को हराया, फिर उर्गावासी, उर्गा शब्द इसकी का भ्रंश मिलता जुलता टूटा फूटा नाम से अभी भी लोकेट हो जाएगा, उर्गावासी राजा को हराया। और इन सब जगहों पर जहां पर अर्जुन ने ये दिग्विजय यात्रा की है, अर्जुन हमारे क्षेत्र में आए थे, ये स्मृति कहानी में, कविता में, किसी मूर्ति में, किसी स्थान के नाम में, किसी न किसी रूप में इन सब जगहों पर अर्जुन की स्मृति, दिग्विजय की स्मृति आज भी अक्षुण्ण हो, केवल थोड़ा सा मिट्टी हटाने का जरूरत है। फिर कह रहे हैं राजा चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर आक्रमण किया, फिर सूर्य और चोल देश की सेनाओं को मत डाला, बाहलीक को, बाहलीक कोई बैक्टीरिया ये सब कहते हैं, बाहलीक को वश में किया, काम्बोज ये तो आज भी है उत्तर में,
नीचे भी है। दर्दों को ये लोकेशन आपको आज भी किसी बड़े हिस्टोरिकल मैप में मिलता है। फिर लोह, परम काम्बोज, ऋषिक तथा उत्तर देशों को जीत लिया। खास बात, और यहाँ पर ऋषिकों को हराकर, अब ऋषिक कहाँ है, ऋषिक देश है, तो इनको हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े भेजे। अब ये जो क्षेत्र है, या तो वहां आज भी हरे पेट वाले घोड़े मिलते होंगे, या हरे पेट वाले घोड़ों की केवल 5000 साल बाद पूरा की कहानी है, केवल 5000 साल पुरानी कही जा रही है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन इस पूरे इलाके में पिछले 5000 साल में मोटा मोटी वही है जो पहले था। आज से 5000 साल के बीच में ज्योग्राफिकल कंडीशन में माइनर चेंजेस आए हैं, मेजर नहीं आए हैं। तो अभी भी हरे पेट वाले घोड़े होंगे। मान लीजिए घोड़ों की वो ब्रीड खत्म हो गई किसी कारण से, तो उनकी कहानी होगी, उनकी मूर्तियां होंगी, उनके नाम से कुछ होगा, और ये अवश्य होगा कि यहाँ पर हरे पेट के घोड़े मिलते थे। तो वहां से इस जगह का लोकेशन हो जाएगा। इसके अलावा मोर के समान रंग वाले, यानी नीला और ग्रीनिश वाले उत्तम गतिशील और शीघ्रगामी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल करके लाए। फिर कह रहे हैं हिमवान और निष्कुट प्रदेश, हिमवान जहां लगातार हिम है, यानी कम से कम 12,000, 15,000, 16,000 फीट की ऊंचाई के क्षेत्र का वर्णन आ रहा है। वहां के अधिपतियों को जीतकर धवल गिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाल दिया। जल्दी जल्दी, वैसे तो 1 घंटे का समय हो गया है, तो मैं आज बंद कर रही हूँ। 8 पृष्ठ संख्या 853 और 27 अध्याय पूरा हुआ। इसके बाद आएगा किम पुरुष, हाटक और उत्तर कुरु। उत्तर कुरु का एक लाइन, हाँ, उत्तर कुरु का आएगा। ये उत्तर कुरु वो जगह है जहां पर मनुष्य नहीं जाते, ऐसा वर्णन आएगा। तो इसका वर्णन हम लोग करेंगे। लगातार उत्तर दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, और अभी भी हम जान रहे हैं इन सारे क्षेत्रों में 5 स्थान हैं। फिर इस इलाके में 20वीं शताब्दी या लेट 19th सेंचुरी में रूस में जो जार था वो चला आया। ये तो 1920th सेंचुरी, अभी 100 साल पहले की कथा है। और इन्होंने आके जो भी कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए बहुत आसान है इन स्थानों को ज्योग्राफिकली लोकेट कर लेना। और मैं अपना सब श्रम धन्य धन्य मानूंगी यदि मुझे सुनने वाले स्वयं या किसी और को बताकर या किसी और को प्रोत्साहित कर कर, या उसके पास कोई धन धान्य की कमी है किसी स्कॉलर के पास, वो देकर ये महान काम करवाए, तो हम सबको बहुत हर्ष और आनंद होगा। नमस्कार। आज दीदी जो आपने कार्यक्रम दिया है, वाकई में अगर मैं तो ये सोचता हूँ कि जिसके बारे में आप कहती हैं अक्सर के डिसीजन मेकर्स, ओपिनियन मेकर्स, ताकि ये प्रोग्राम्स पहुंचने चाहिए, तो अगर ये प्रोग्राम वहां तक पहुंच जाता है तो शायद उनकी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो जम्बू टॉक्स ये मुश्किलें दूर कर रहा है, खासतौर पर शासन की मुश्किलें दूर कर रहा है, और ये मुश्किलें दूर होंगी तो अगले 10 वर्ष में जो हम लोग कहते हैं कि पुनश्च जम्बू द्वीप, जिस तरीके से हमने पिछली बार भी कॉन्फ्रेंस किया था दिसंबर 2021 में, और दिसंबर आने में अब केवल सितंबर तो चल ही रहा है, आधा हो गया है, अक्टूबर नवंबर, यानी कि 3 महीने का समय बाकी है। और 90 दिन के बाद में एक बार फिर से हम उस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आएंगे, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी तैयार रहें। केवल 90 दिन के बाद में आपको वैसी ही एक 5 दिवसीय 25 सत्रों के साथ में 50 से अधिक स्पीकर्स के साथ वाली उससे भी बेहतर कॉन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगी। ये मुझे नहीं पता कि उसकी तारीखें क्या होंगी, लेकिन हाँ, वो होंगी,
और बहुत बेहतरीन होंगी और बहुत विमर्श के लिए होंगी, ये मुझे पक्का लगता है। तो एक बार फिर से उसी पुनश्च जम्बूद्वीप के संकल्प को, अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प को हम थोड़ा और मन में धारण करते हैं। चीन, तिब्बत, उत्तर कुरु, जिसकी बात दीदी कर रही थी, और दीदी जी जिसके लिए आपने कहा कि सत्योलॉजी वाले जो आनंद जी की आपने जिस पुस्तक के बारे में चर्चा की है, वो जब आ जाए 10-15 दिन बाद में, तो हम डेफिनेटली उसके बारे में एक कार्यक्रम ज़रूर करेंगे, कुछ कार्यक्रम करेंगे और उन चीज़ों को भी आगे बढ़ाएँगे। तो मेरे सभी दर्शकों से निवेदन है कि इन कार्यक्रमों को देख कर के, सुन कर के आपको कैसा लग रहा है, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें ज़रूर बताते रहिए। ये हमारा उत्साहवर्धन करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग देकर हमें सशक्त अवश्य बनाएँ। एक बार पुनः धन्यवाद दीदी आपको, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।